आज हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं और वो भी पीके भैया के स्टाइल में। तो याद रखना, वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर। और चलो फटाफट से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। आई होप एक नोटबुक और पेन लेकर आ गए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है वर्क, यानी काम। वर्क डन क्या है? तुम बोलोगे कि भैया हम, हमारी मम्मी ने बोला कि जा बेटा दूध लेकर आ, तो हम दूध लेने गए, हमने काम करा। मैंने कहा बिल्कुल करा। भैया हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने वर्क करा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, फिजिक्स की भाषा में जब तू पढ़ाई कर रहा है तो तू वर्क नहीं कर रहा है। ये क्या है? अब मैं समझाता हूं कैसे। फिजिक्स की भाषा में वर्क डन क्या होता है? व्हेन अ फोर्स इज applied and it produces a motion in a body. याद रखना, work is done when the force causes displacement in the direction of the applied force. यानी वर्क डन कब होगा? जब फोर्स लगेगी और डिस्प्लेसमेंट होगा। और एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये लाइन लिखना मत भूलना, when displacement is in the direction of the applied force, यानी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मूला क्या बन के आता है वर्क डन का? वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? क्लास 9 के हिसाब से करेक्ट है, बट मैं तुम्हें इसके अंदर एक चीज और ऐड करने के लिए बोलता हूं, जो कि है कॉस थीटा। भैया कॉस थीटा क्या होता है? बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी के लिए मैं बस एक शॉर्ट चीज बता रहा हूं। मेरे लिए तुम तीन वैल्यूज को याद कर लो। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 0, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। बस ये तीन वैल्यू को याद कर लो। अब इससे हमारा क्या फायदा? बहुत फायदा है। देखो ये जो एंगल है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब सोचो अगर मैंने इस बक्से में फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट यही हुआ। देखो फोर्स भी यही लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही हो रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है? अरे बोल दे भाई, 0 डिग्री, है ना। और फॉर्मूले के हिसाब से एफ एस कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली फॉर्मूला बन जाता है एफ इंटू एस। अब आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कुली भैया, है ना। और ये पूछे भी जाते हैं, जो कुली होते हैं ना, जो रेलवे ट्रैक्स पे होते हैं, तो कुली भैया अगर सामान को ऐसे पकड़ के चल रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कितना वर्क करा? तो तुम खुद सोचना, मान लो एक कुली है, ठीक है, कुली है, इसने एक सामान को पकड़ा हुआ है, ये फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ऊपर, फोर्स ऊपर लग रही है ना, ऊपर। वो चल कहां रहा है? वो चल यहां रहा है। फोर्स ऊपर लग रही है, वो चल यहां रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? यहां पर। एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कुली ने जो वर्क करा वो 0 0, एकदम 0। बात समझ में आई? इस वजह से मैं बता रहा था। अब यहां पर एक और एग्जांपल मैं देता हूं नेगेटिव वर्क डन का। इमेजिन करो मैं अपनी लेजेंड ऑल्टो को ड्राइव कर रहा हूं, वो भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब मैं ब्रेक मारता हूं, है ना। ब्रेक फोर्स तो पीछे की तरफ लगा रहे हैं, ब्रेक्स फोर्स तो पीछे की तरफ लगा रहे हैं, बट गाड़ी अचानक से तो रुकेगी नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। यहां पर वैल्यू यूज होगी -1। इसका यह मतलब है यहां पर जो वर्क डन आएगा वो माइनस में आएगा, यानी वर्क डन विल बी -F इंटू एस। समझे बात को? इसको हम नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसी से बहुत सारे सवाल आते हैं, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब कुछ और बातचीत कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। तो वर्क डन का जो यूनिट होता है, वैसे बेसिक यूनिट तो तुम समझ ही गए होगे, इसका यूनिट है भैया न्यूटन, इसका मीटर, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर, है ना। बट एक और यूनिट होता है जिसको हम बोल रहे होते हैं क्या? जूल। जूल वर्क का यूनिट क्या है? जूल। और याद रखना वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन जरूरी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी है। अब सवाल आता है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल वर्क हुआ है, डिफाइन कर दो। कैसे डिफाइन करोगे? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन causes the displacement of 1 meter along the line of action of the force। यानी जहां पर फोर्स लगाई वही डिस्प्लेसमेंट हुआ। यह लाइन लिखनी बहुत जरूरी होती है, ये नंबर करते हैं, ठीक है। याद रखना 1 न्यूटन की फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर का, तो मैं क्या बोल दूंगा कि जो वर्क डन हुआ वो 1 जूल का हो गया होगा। क्या ये बात क्लियर है? समझ आया? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे कि अगर आपको फोर्स गिवन है, फोर्स 7 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट हमें ये गिवन है और गिवन है सेम डायरेक्शन, तो आंसर कैसे निकालोगे? दोनों को बस मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन गिवन है, तो 7 इंटू 8 होता है 56 जूल। और याद रखना है पॉजिटिव होगा,
बट अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो आंसर क्या आता? तो आंसर आता -56। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, द बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। मान लो कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रही है। व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स? सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर बताया था, सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स है। यानी कोई भी बॉडी अगर घूम रही होगी तो उसको सेंटर की तरफ जो खींचेगी उसको हम बोलेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। देखो जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है ना, उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में होता है, ये वाली डायरेक्शन में होता है, ठीक है। बट सेंट्रिपिटल फोर्स यहां लगती है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। दैट इज वाई, देखो एंगल आ गया 90 डिग्री। अब तुम बोल सकते हो यहां पर जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? अब तुम्हें समझ आ गया कि वर्क कब 0 होगा, कब 0 नहीं होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये फाइनली आ जाता है कि कब पॉजिटिव वर्क होगा, जब डायरेक्शन सेम होगी, एंगल 0 डिग्री होगा। कब हमारा 0 वर्क होगा? जब एंगल 90 डिग्री होगा। जैसे कुली वाले भैया का एग्जांपल याद रखना, बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्वेश्चन आता है। और कब नेगेटिव वर्क होगा? जब एंगल 180 डिग्री होगा, तब नेगेटिव वर्क हो जाएगा। एग्जांपल ब्रेक वाला मैंने आपको दे ही दिया है, ठीक है। ये कुली वाले जो भैया हैं इन पे बहुत सवाल आते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्क इन द फॉलोइंग केस। आपको बताना है कहां पर वर्क डन हुआ, और हुआ तो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, और कहां पर नहीं हुआ। चलो, मैन लिफ्ट्स अ लोड अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर मैं ऊपर की तरफ किसी चीज को पुश कर रहा हूं, है ना, मैं फोर्स भी यहीं लगा रहा हूं, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी यहीं हो रहा है। इसका ये मतलब है, देखो मैंने फोर्स भी यहां लगाई, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी यहां हुआ, यानी पॉजिटिव वर्क। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव वर्क। अगला, गर्ल पुल्स अ टॉय कार अलोंग द ग्राउंड। अगर किसी ने टॉय कार को खींचा, है ना, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी वही हुआ, पॉजिटिव वर्क डन। बहुत बढ़िया। अगला, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द मूविंग बॉडी। फ्रिक्शन क्या करती है? मूविंग बॉडी को रोकती है। यानी अगर कोई बॉडी चल रही होगी तो फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में लगती है, तो ये क्या है? नेगेटिव वर्क, ठीक है। बहुत बढ़िया। ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द बुक बीइंग लिफ्टेड अपवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो मैं किसी भी चीज को ऊपर उठा रहा हूं, मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी यही हो रहा है। पेन को ऊपर उठाया, डिस्प्लेसमेंट भी यही हुआ, यानी वर्क डन तो पॉजिटिव है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? ग्रेविटी। बट अगर तुम ग्रेविटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे, है ना, तो ग्रेविटी तो फोर्स नीचे लगा रही है, बट फिर भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। अरे ग्रेविटी तो नीचे लगती है ना हमेशा, बट फिर भी देखो ऊपर हो रहा है। इसका ये मतलब है ग्रेविटी के अगर हम नजरिए से देखें तो ये कैसा होगा? ये नेगेटिव वर्क होगा। बहुत बढ़िया। रिटार्डिंग फोर्स स्टॉपिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई फोर्स रोक रही है किसी चीज को, वो भी नेगेटिव वर्क होगा। कुली कैरीज, ये कुली वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, ये 0 वर्क होगा। अ मैन स्टैंड स्टिल विद अ हैवी सूटकेस इन हिज हैंड। अगर कोई इंसान रुका हुआ है, एक जगह पर है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो भैया हम बोल देंगे कि यहां पर कछु वर्क डन नहीं है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है? देखो एनर्जी वर्क ही है और वर्क ही एनर्जी है। एनर्जी वर्क, वर्क एनर्जी। कैसे समझाता हूं? एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। यानी देखो मैं खाना खाता हूं, उससे मुझे क्या होती है? एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी से मैं वर्क कर पाता हूं। आज मैं बोल पा रहा हूं, वो मैं वर्क ही तो कर रहा हूं, है ना। मैं चल रहा हूं, मैं वर्क डन ही तो कर रहा हूं। तो ये जो वर्क डन हो रहा है, ये किसकी मदद से हो रहा है? एनर्जी की मदद से। एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही एनर्जी, ऐसे समझ लो। तो एनर्जी का यूनिट भी बेटा सेम ही रहता है, जो कि है जूल। एनर्जी का यूनिट भी क्या रहता है? जूल, सेम रहता है। और ये भी एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है। अगला पॉइंट, डिफाइन 1 जूल ऑफ एनर्जी। 1 जूल ऑफ एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। यानी इस 1 जूल की एनर्जी से तुम 1 जूल का वर्क कर सकते हो। समझे ना? एनर्जी ही वर्क में कन्वर्ट होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एनर्जीज हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारी एनर्जी तुम्हें ऊपर ऊपर से पता होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वो है काइनेटिक और पोटेंशियल। इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। चलो, काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर आती है। अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर है काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी दैट इज ड्यू टू मोशन, वेदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यानी चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी होना एकदम तय है, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है। पहली चीज याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमेशा वो पॉजिटिव होती है। उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये फॉर्मूला कहां से आया? डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या मैं बोल सकता हूं? एनर्जी ही वर्क डन है, वर्क डन ही एनर्जी है, ठीक है। अब क्या मैं यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकता हूं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, लिख सकता हूं। क्या मैं फोर्स को लिख सकता हूं? मास इंटू एक्सेलरेशन। कैसे लिखा मैंने?
ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ रहा होगा अब तो, बहुत बढ़िया है ना। अब अगर तुम्हें याद हो, हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी और उस इक्वेशन की एक थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। याद आया? याद आया? हाँ भैया याद है, ये तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इसमें से अगर मुझे as की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। यस और नो? यस और नो? अब इस as की वैल्यू को उठाकर यहां पर फटाफट से पुट कर दो, इस as की जगह इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब अगर हम अज्यूम कर लें कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो जीरो थी, हमने अज्यूम कर लिया, तो u की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो फाइनली आंसर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। और यही फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो काइनेटिक एनर्जी का हो गया। अब यहां से एक और इक्वेशन बन के आती है, ध्यान से समझना। अगर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो नहीं थी तो फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला ये था। ठीक है, अब एक बार इस फॉर्मूले को अगर मैं ध्यान से देखूं, ध्यान से देखना, इसको मैं उठाकर यहां लिख रहा हूं बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, क्या ये वर्क डन है? क्या ये एनर्जी है? बहुत बढ़िया। अब एक बात मुझे बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? क्या है बात तुम्हें समझ में आई? वर्क डन इज दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया, और इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम याद रखना, इसके अंदर एक स्टेटमेंट आप पढ़ना, स्टेट्स दैट the total work done by the sum of all forces acting on a particle is equal to the change in its kinetic energy। यानी जितना भी चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में उतना ही वर्क डन होगा। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना, ये स्टेटमेंट याद रखना, इस पे बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कार weighing 100 kg and traveling at 30 मीटर पर सेकेंड stops at the distance of 50 मीटर deaccelerating uniformly, what is the work done? अब आपको वर्क डन निकालना है, या तो आप वर्क डन का पूरा फॉर्मूला लगाओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालो, ये सब करोगे, या तो एक और तरीका है। क्या तरीका है? अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो फाइनली गाड़ी रुक चुकी है, यानी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो शून्य होगी क्योंकि गाड़ी रुक चुकी है, वेलोसिटी जीरो है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू मास कितना है? m, जो कि है 1000 इनटू, अरे बोलो, ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी, इसका स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 900। ठीक है, तो ये आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब तुम वर्क डन डायरेक्टली निकाल सकते हो, जो कि है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी यही है तुम्हारा वर्क डन। बस इसके ऊपर एक नेगेटिव का साइन लगा लेना, समझे बात को? अरे फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए माइनस आ गया। बहुत सिंपल है, और ये जो थ्योरम है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके पेपर के अंदर भी आपको दिखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स मास इज रिड्यूस्ड टू द हाफ, देन व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? अगर बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दिया है, ठीक है, वेलोसिटी को डबल कर दिया है और मास को क्या करा है? मास को हाफ कर दिया है ना, तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इनटू नया m क्या है? नया m क्या है? m/2 इनटू नया v क्या है? 2v, है ना, इसका स्क्वायर। इसको अगर आप थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे बेटा तो आ जाएगा हाफ इंटू 2mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ इंटू 2mv स्क्वायर, और सॉल्व करोगे तो mv स्क्वायर आ जाएगा। पहले काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, पहले काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, अब आई mv स्क्वायर, यानी पहले के कंपैरिजन में डायरेक्टली क्या हो गई बेटा? डबल हो गई, दिख रहा है, डायरेक्टली डबल हो चुकी है। बहुत बढ़िया, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो अब आते हैं अगली एनर्जी की तरफ, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहां से आती है? कोई भी चीज अगर ऊपर जाएगी, है ना, हाइट मिलेगी, तो उसके अंदर एक एनर्जी आएगी। अगर इस पेन को ऊपर लेके जाऊंगा, या फिर किसी चीज को स्ट्रेच करोगे, जैसे वो अर्जुन तीर कमान को ऐसे खींच के छोड़ता है ना, तो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, प्रॉपर्टीज और द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट अलाउड द ऑब्जेक्ट टू डू मोर वर्क। यानी या तो खींच रहे हो या तो पोजीशन में बदलवा कर रहे हो, यानी ऊपर लेके जा रहे हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। हमारे काम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब आप किसी भी चीज को ऊपर लेके जाते हो तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला होता है mgh।
क्या होता है, mgh। बस अब इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, डेरिवेशन नाम की है, वैसे पूछी नहीं जाती बट मैं आपको बता देता हूं। इमेजिन करो किसी भी चीज को अगर आपको यहां से लेकर यहां तक उठाकर ले जाना है और यहां पर जो हाइट है वो h है, ठीक है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा ये बताओ, कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तो हाइट ही है, डिस्प्लेसमेंट तो हाइट ही है। फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा, यानी mg, जितना वेट होगा उतनी मुझे ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। यानी फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूं mg, तो फाइनली आंसर आ जाएगा mgh। तो ये इक्वेशन पे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स ऑन हिज हेड 15 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालोगे? सिंपल फॉर्मूला लगा लो, mgh, ठीक है। मास गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 या फिर 10 ले सकते हो, और हाइट भी गिवन है। आई होप इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या बोलता है? ये नियम ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एनर्जी ना ही बन सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, हमें बस इतना पता है, ठीक है। व्हेन ऑल फॉर्म्स एनर्जी आर कंसीडर्ड, द टोटल एनर्जी ऑफ एन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी ये जो एनर्जी है ना, ये सेम ही रहेगी, ये कन्वर्ट होती रहेगी अलग अलग के अंदर। और यहीं पर हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलती है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज सेम, यानी ये कंजर्व्ड रहती है। क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लो इस पेन को मैं इतनी ऊंचाई पे लेके गया, इसके पास इस पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि वेलोसिटी नहीं है, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है जो कि होगी कितनी? जो कि होगी mgh। कितनी होगी? mgh। इस पॉइंट पे जब वो बॉल नीचे आ रही होगी और नीचे बस टच होने वाली होगी, है ना, टच होने वाली होगी, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि हाइट तो जीरो हो जाएगी, हाँ है ना, बहुत बढ़िया, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर, है ना, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे होगी। टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर थी ना उतनी काइनेटिक एनर्जी यहां पर होगी। यही है नियम, और इसी को हम बोलते हैं क्या? एक ऐसा नियम जिसके अंदर टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। अब इस पे सवाल भी ऐसे आ जाते हैं, टू masses of m and 2m are dropped from the height of h and 2h on reaching the ground, which will have greater kinetic energy। किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? जिसके पास ऊपर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी उसी के पास नीचे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप देख सकते हो पहले के वाले के पास mgh इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी और दूसरे के पास 2mg इंटू 2h यानी 4mgh इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप खुद बताओ कौन से के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? अरे ऑब्वियस सी बात है, जो दूसरा भाई है इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी सबके कंपैरिजन में, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अरे यही एनर्जी तो कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो ऐसे कन्वर्जेंस के सवाल आते हैं कभी कभार, कुछ आपको याद रखने होते हैं, जैसे कि टॉर्च एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है। टॉर्च के अंदर होती है बैटरी, बैटरी में होती है केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है, लाइट एंड हीट एनर्जी के अंदर। अगर मैं पेंडुलम की बात करूं तो पेंडुलम के अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वापस से काइनेटिक एनर्जी में से कन्वर्ट होता रहता है। लाउड स्पीकर की बात करूं तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और वो कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी के अंदर। माइक्रोफोन जिससे आप सुनते हो, मतलब जिससे आप बोलते हो, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। जनरेटर, जनरेटर होता है ना, उसके अंदर होती है मैकेनिकल एनर्जी और वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। घरों में बिजली आती है। बर्निंग फ्यूल्स, जो किसी भी चीज को जलाते हो तो केमिकल एनर्जी हीट एंड लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। बाकी बहुत सारे एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रखना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ना पानी को ऊपर स्टोर किया जाता है, तो पानी के पास होती है एक पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी से कुछ टरबाइंस को घुमाया जाता है,
यानी वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और वो काइनेटिक एनर्जी फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ऐसी एक चीज होती है थर्मल पावर प्लांट, वो भी याद रखना। थर्मल पावर प्लांट के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, कोयला वगैरह होता है, उसको जलाया जाता है, यानी उससे थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उससे चीजों को घुमाया जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो काइनेटिक एनर्जी फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, उसको आप एक बार डिटेल में पढ़ जरूर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट की तरफ, जो कि पावर। पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क आप कैसे कर रहे हो, कितने टाइम में कर रहे हो, उसी को पावर बोलते हैं। ठीक है, तो यानी पावर हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम टेकन। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो याद रखना पावर का जो यूनिट होता है वो वॉट होता है, वाट नहीं है, वाट वो तो पेपर में लगती है तुम्हारी, ये वॉट है। ठीक है, और डिफाइन 1 वॉट बहुत बार पूछा गया है। 1 वॉट की पावर को कैसे डिफाइन करोगे? जब 1 जूल का वर्क हुआ है 1 सेकंड के अंदर, है ना, 1 जूल का अगर वर्क हुआ है 1 सेकंड के अंदर, तो उस समय पर जो पावर जनरेट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? 1 वॉट। बहुत बढ़िया। इसका एक और यूनिट होता है जो कि होता है किलोवाट। तो किलोवाट का मतलब होता है क्या? 1000 वॉट। बहुत बढ़िया, याद रखना ये इसका क्या होता है? यूनिट होता है वॉट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंदर। अ गर्ल लिफ्ट्स अ लोड 100 न्यूटन टू द हाइट ऑफ 2 मीटर इन 20 सेकंड, कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बहुत बढ़िया। अब किसी भी चीज को अगर आपको ऊपर उठाना है, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? उसके वेट जितनी, यानी एम जी। और कितनी ऊपर उठानी है? हाइट जितनी। और टाइम कितना है? 20 सेकेंड। तो सारी वैल्यूज को पुट कर लेना, आंसर निकाल लेना। तो ऑब्वियसली बात है, उसका वेट हमें ऑलरेडी गिवन है 100 इंटू 2/20। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 10 वॉट। ठीक है, वॉट जरूर लिखना, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो हमारे घरों के अंदर अगर आप पापा से पूछोगे बिजली का बिल जो आता है वो यूनिट्स के अंदर आता है, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। एक यूनिट का मतलब क्या होता है? हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी काउंट होती है। देखो पावर का यूनिट क्या है? पावर क्या है? वर्क डन बाय टाइम। क्या वर्क डन ही एनर्जी है? तो क्या इसको मैं एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकता हूं? लिख सकते हो। तो एनर्जी क्या होगा? इस टाइम को इससे मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ तो एनर्जी होगा पावर इंटू टाइम, यानी एनर्जी इज पावर इंटू टाइम। क्या बात समझ में आई? एनर्जी पावर इंटू टाइम है। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। हमारे घरों के अंदर जो एक यूनिट आता है ना, उस एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, यानी पावर को किलोवाट में काउंट करते हैं और समय को, टाइम को घंटों में काउंट करते हैं। ठीक है, अगर आपको 1 किलोवाट आवर की ये जो एनर्जी है, इसको अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू याद रखना, जो कि आती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। देखो एनर्जी है ना, एनर्जी जूल में ही तो आती है, बट ये कमर्शियल यूनिट है। दिस इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो हमारे घरों के अंदर आती है। यानी एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं वो देख लो फटाफट से। इसमें सवाल आते हैं ऐसे, आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंस गिवन होता है, जैसे कि यहां पर गिवन है इलेक्ट्रिकल हीटर। आपको पावर गिवन होगी, ये गिवन होगा कि कितने घंटे हमें उसे यूज करना है, कितने दिन हमें उसे यूज करना है, और फिर हमें यह बताना होगा टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। तो देखो एनर्जी निकालने का एक ही फॉर्मूला है, पावर इंटू टाइम। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो पावर हो वो किलोवाट में हो और जो टाइम हो वो घंटों में हो। अब देखो पावर हमें गिवन है कितनी? 1000 वॉट। अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा 1 किलोवाट। बहुत बढ़िया, तो इसको लिख लो 1 किलोवाट। ठीक है, अब कितने घंटे हैं? तो 2 घंटे डेली गिवन है, हर रोज 2 घंटे चल रहा है। और कितने दिन चल रहा है? 31 डेज चल रहा है ना? कितना चल रहा है? 31 डेज। तो ओवरऑल आ जाएगा ये कितना? 62 किलोवाट आवर, या फिर मैं लिख सकता हूं 62 यूनिट्स। यानी हमारे अप्लायंस ने 62 यूनिट्स की बिजली को कंज्यूम कर लिया है। अब सवाल आता है कि कितना पैसा मुझे भरना पड़ेगा? एक यूनिट की कॉस्ट 6 रुपए है, तो मैंने कितने यूनिट कर लिया? 62। तो मुझे कितना पैसा भरना पड़ेगा? 62 इंटू 6, जो कि हो जाएगा 130। एक मिनट चेक कर लेना, 62 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा? 6 36, तो ये आ जाएगा 372 रुपीज। बहुत बढ़िया, तो 372 रुपीज ये आपका आ जाएगा इसका प्राइस। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। आई होप ये रैपिड रिवीजन आपको पूरा का पूरा समझ आया होगा। यहां पर हो